नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज हम हाजिर हैं द क्रेडिबल किताब में एक नया उपन्यास लेकर। अमरपुर उपन्यास के लेखक हैं विवेक कुमार शुक्ला, हमारे साथ हैं। कैसे हैं विवेक जी? मैं ठीक हूँ अशोक जी, आप कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत आपका। विवेक जी हमारे देवरिया के रहने वाले हैं। गोरखपुर में पढ़ाई की, जेएनयू में पढ़ाई की, दुनिया घूमा और इस समय डेनमार्क में आहुस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते हैं। पहला उपन्यास है ये, थोड़ा आश्चर्यजनक है। जितने लंबे समय से लिख रहे हैं, थोड़ा लेट ये उपन्यास आया है, लेकिन आने के बाद इस उपन्यास की बहुत चर्चा रही है। कारण यह है कि ये उपन्यास आम उपन्यास नहीं है, चलता फिरता उपन्यास नहीं है। बहुत गहराई से बहुत सारे मुद्दों को एक साथ समेटते हुए ये तकरीबन 150 पेज का उपन्यास है। मेरी खुशकिस्मती ये है कि ये उपन्यास छपने से पहले मैंने पढ़ा था। इसके छपने के प्रोसेस में भी लगातार बात होती रही और विवेक जब दिल्ली आया तो मैंने कहा कि स्टूडियो में आइए, इस किताब पर बात करते हैं। तो एक बार फिर से विवेक, बहुत बहुत स्वागत। और इतना लेट क्यों आया पहला उपन्यास? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, और दूसरा कि आपने जो वो मूल्यवान टिप्पणियाँ की है इसके लिखने के क्रम में, उसने मुझे बहुत कुछ समझाया, तो वो राह काफ़ी आसान हो गई। हाँ, लेट आया, बिल्कुल सही बात है, और उसके पीछे मेरे ख्याल से कारण सिर्फ मेरा आलस है और कोई कारण नहीं है। ये किताब पहले लिखी जानी चाहिए थी, थोड़े लेट हुई है, लेकिन उम्मीद है कि अब इसके बाद की चीज़ें उतनी जल्दी जल्दी आए। हाँ, जल्दी। लेकिन देर आयद है दुरुस्त आयद है। इस उपन्यास को आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, और मजेदार बात यह है, मैंने जीवन में हिंदी में ऐसा कोई टाइटल नहीं देखा है जिसमें एक टाइटल काट कर दूसरा टाइटल लगाया गया हो। अगर हम देख पा रहे हैं तो इसमें बेगमपुर है जो हरे रंग से लिखा हुआ है। इसको भगवा कलर से काटा गया है। बेगमपुर नहीं लिखा गया है, बेगमपुर लिखा गया है। बेगम मतलब जिसके पास गम नहीं हो, लेकिन उसमें हाइफन लगना चाहिए था, तो बेगमपुर लिखा है। उसको काट दिया गया है और उसके बाद भगवा अक्षरों से, जिसका पेंट पूरी तरह से सूखा नहीं है, हल्का हल्का नीचे गिर रहा है, अमरपुर लिखा गया है। और नीचे है शहर, मठ और विश्वविद्यालय के कोलाहल में एक वंचित कवयित्री की प्रेम धुन। नीचे वाले पे बाद में बात करेंगे, ऊपर वाला बताइए ये क्या तमाशा है? बेगमपुर कट गया था तो सीधे अमरपुर लिख देते। ये कटवाने पिटवाने का क्या मतलब है? असल में ये पूरी किताब जो नाम बदलने की राजनीति है उसके बारे में है। तो आजकल तो फैशन चल रहा है कि आप किसी भी चीज़ का नाम बदल दें। अब मैसूर पाक से मैसूर श्री होना शुरू हो गया है। मैं तो पाकिस्तान को श्रीस्तान कर रहा हूँ। Exactly. तो उस क्रम में ये इतना हम असल में इतने एब्सर्ड समय में जी रहे हैं कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि पुराने नाम असल में ख़त्म नहीं हो रहे हैं, पुराने नाम रहेंगे। तो वो उस राजनीति पे थोड़ा कमेंट है कि आप एक पुराने नाम को करके काट करके एक नया नाम लिख रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि वो शब्द ही गलत है, क्योंकि उर्दू में कोई बेगम जैसा कोई शब्द नहीं है, वो हाइफन लगना चाहिए। तो वो थोड़ा रूपक भी है कि हम इतने गलत समय में, इतने एब्सर्ड समय में रह रहे हैं कि बहुत सारी गलत चीज़ें ही लोगों को सही लगती हैं। तो उसके पीछे थोड़ा ये आइडिया ये था। और ये जो अमरपुर भगवा से लिखने का कारण है, जाहिर सी बात है कि वो जो हमारी समकालीन राजनीति है उसके बारे में है। और पेंट सूखा नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि ये पेंट कभी ना सूखे और इसको आसानी से मिटाया जा सके। तो ये किताब उस बारे में भी है थोड़ी बहुत। जब आप नाम बदलने की बात कर रहे हैं विवेक, इलाहाबाद हमारा प्रयागराज हो गया, और भी जबकि प्रयागराज स्टेशन पहले से था। बाकी लोग जाने ना जाने, हमारे आप जैसे लोग तो जानते हैं, जो प्रयागराज पे भी उतरते रहे किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए, और इलाहाबाद पे भी उतरते रहे, और भी बहुत सारे शहरों के नाम बदले गए और ये सारा कुछ हुआ। शहर कितना बदले? आपका जो ये शहर है बेगमपुर, जिसके एक यूनिवर्सिटी की कहानी आपने लिखी है, हम लोग उस पर आएंगे, वो अमरपुर होने के बाद कितना बदल गया? सवाल असल में यही है कि वो शहर कितना बदलता है। इस किताब में मैंने कहीं भी लिखा भी हुआ है कि जो आप किसी विश्वविद्यालय का नाम बदल देते हैं या किसी शहर का नाम बदलते हैं, तो सवाल है कि क्या उस शहर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो बदल रहा है? क्या सड़कें बेहतर हुई, क्या स्कूल बेहतर हुए हैं, क्या जगह बेहतर हुई हैं? ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। सिर्फ नाम बदल जाता है, किसी फाइल में पन्ना चढ़ जाता है, लोग हमेशा वो पुराने नाम दोहराते रहते हैं, वो उनकी स्मृति में रहते हैं, लेकिन बदलता कुछ नहीं है। तो जो बदलना चाहिए, विद्रूप समाज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ठीक होना चाहिए, वो सब कुछ नहीं बदलता है, सिर्फ नाम बदलता है। तो जो सारा जोर है आज की तारीख में वो नाम बदलने पे है। तो किताब उस पर कटाक्ष भी है कुछ अर्थों में। और ये जो शहर है जिसका मैंने जिक्र किया है, जो एक काल्पनिक शहर है, क्योंकि कहानी पूर्वांचल की है, और आप देखेंगे कि पूर्वांचल में असल में अमरपुर नाम का कोई शहर नहीं है। और इस किताब में बेगमपुर भी नहीं है। बेगमपुर भी नहीं है। और इस किताब में कहानी आती है कि जब कबीर चले थे बनारस से मगहर के लिए, ये कहते हुए कि जब रामाई कौन नहीं हो रहा, तो रास्ते में सुस्ताने के लिए वो किसी गांव में रुके थे। तो कहा कि यहाँ किसी को कोई गम न हो, तो उसका नाम बेगमपुर हो गया। तो ये रविदास का बेगमपुर है, नहीं है।
अब कबीर के यहाँ ऐसी किसी किंवदंती का किसी भी किताब में कोई जिक्र नहीं है, तो वो पूरी तरह काल्पनिक है। और बाद में वो गांव से शहर बनता है, फिर अमरपुर बनता है। तो कहानी पूर्वांचल का एक काल्पनिक शहर है। बहुत सारे रेफरेंसेस लोगों को लगे कि इस शहर के हैं या उस शहर के हैं, कि जाहिर सी बात है कि लिखते वक्त आप सब कुछ हवा में नहीं लिख सकते हैं। तो कुछ चीज़ें, कुछ डिटेलिंग आप अपने बचपन से, परिवेश से, हम जिन शहरों में रहे हैं वहाँ से लेते हैं। लेकिन असल में ये काल्पनिक शहर है और शहर बिल्कुल नहीं बदला है, सिर्फ शहर का नाम बदला है। लेकिन दरअसल इस उपन्यास में कुछ भी हवा में नहीं है, जो कुछ है उसका पैर बहुत ज़मीन पर है। उपन्यास पे मैं आऊँगा, और जो बात मैं बार बार हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि हम कितनी भी बात कर लेंगे, उपन्यास का मज़ा आपको नहीं मिलेगा। मज़ा तभी मिलेगा जब आप इस किताब को ख़रीद के पढ़ेंगे। ख़रीद के पढ़ना मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि जब आप कोई किताब ख़रीदते हैं तो वो एक अलग शान होती है, अपने पास रखने की होती है, और एक किताब कई बार कई पीढ़ियाँ पढ़ती हैं। तो जिन किताबों पे बातचीत होती है, मैं इसी हिसाब से चुनता हूँ कि उन किताबों को आप ख़रीदें, पढ़ें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और फिर किताबें जैसी लगें दूसरों को भी बताएं। एक थोड़ा अलग सवाल कर लेता हूँ उपन्यास पे आने से पहले। देखिए, आदमी हमारे यहाँ तो नेपाल भी जाता है तो प्रवासी साहित्य लिखने लगता है। यूरोप तो बहुत बड़ी बात है। अभी हाल तक का ये था कि लोग बच्चों से मिलने के लिए जाते थे और लौट के संस्मरण ऐसे लिखते थे जैसे कि विशेष यात्रा पे गए हुए हैं। और प्रवासी साहित्य तो हमारे यहाँ बड़ा काफ़ी प्रचलित रहा है, और ठीक भी है। जो आदमी जिस परिवेश में 30 साल 40 साल रह रहा है, और जो हमारे लिए बिल्कुल नया परिवेश है। अब नॉर्वे में कैसे आम जीवन होता है हमें नहीं पता, हम घूमने भी गए तो 2-4 दिन में लौट आते हैं। आप जिस शहर में रहते हैं वो शहर संयोग से आपकी कृपा से मैंने देखा है, मैं गया था तो वहाँ तो वो बिल्कुल अलग जीवन है जिसका यहाँ कल्पना करना। तो वहाँ का जीवन लिखने की जगह क्या सोचा कि वहाँ जाके यहाँ का जीवन लिख रहे हैं? असल में जो आप कह रहे थे अशोक जी, कि एक तो वो प्रवासी जीवन उस ढंग से अब रह नहीं गया है। 90 के बाद और हमारे हाल के समय में जिस तरह की तकनीकी क्रांति हुई है, इंटरनेट है, मीडिया है, कैमरे सबके पास है, फ़ोन, तो असल में अब उन देशों में क्या होता है ये जानने के लिए मुझे कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, हम देख सकते हैं। वो सब कुछ ईजिली एक्सेसिबल है। दूसरी बात है कि अकादमिक रूप से ये जो धारणा है प्रवासी साहित्य, मैं इसके थोड़ा विरोध में हूँ। और वो मैं इसलिए हूँ कि मुझे लगता है कि हिंदी का जो तथाकथित साहित्य है, जिसको हम कहते हैं प्रवासी साहित्य, उसमें से ज़्यादातर कहानियों, उपन्यासों, कविताओं में आप देखेंगे कि जो समस्याएं वो कह रहे हैं वो असल में उनकी अपनी समस्याएं हैं, वो उस समाज की समस्याएं नहीं। वहाँ पे ज़्यादा सेट हो जाने या ना सेट हो पाने की समस्या है। और दूसरी बात ये कि आपके पास जो सेट ऑफ वैल्यूज़ है, जो विचार हैं आपके, वो उस ज़माने के जब आप गए थे, तो अब अगर आप 1970 में भारत से गए या 80 में गए या 90 में गए, उसके बाद भारत बहुत बदला है। बिल्कुल। और आपको उस चीज़ की जानकारी नहीं है, तो आप कुछ या कई बार जानकारी है लेकिन नॉस्टैल्जिया में आप वैसा ही देखना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो आप वो लिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप चाहते हैं कि आप तो मतलब दुनिया के सबसे शानदार कार में घूमें और घर लौटे तो इक्का मिल जाए। आपकी नॉस्टैल्जिया वो गांव का आपका नीम का पेड़ होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा है कि जब आप तो पानी के जहाज जाते नहीं, लंदन तो वो जमाना चला गया कि आप 3 महीने पानी के जहाज में, आप 8 घंटे में पहुंच जाते हैं। हाँ, आप तो हर जगह 6-8 घंटे में। तो आप चाहें तो सुबह का नाश्ता करके यूरोप से निकलें और लंच आप यहाँ कर सकते हैं। बिल्कुल। दूरियां बहुत कम हो गई हैं। तो अब उस ढंग का वो रह नहीं गया कि आप कुछ डेली डिटेलिंग करें। या तो आप कोई ऐसी किताब लिखें वहाँ के समाज के बारे में, जो वहाँ का कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंस है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप जिनका विश्लेषण कर रहे हैं, जो थोड़ी वैल्यू की हैं, तब तो मुझे बात ठीक लगती है। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ नॉस्टैल्जिया लिखना है कि मैं भारत में ऐसा था, मेरा भारत वैसा था, तो उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। और दूसरी बात है कि हाँ, मैं वहाँ के बारे में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। मुझे लगता है कि वहाँ मुझे रहते हुए 10 साल, जैसे इस पूरे उपन्यास में आप एक बार भी विदेश नहीं गए। हाँ, नहीं वो शायद कारण पूर्वांचल में घटा है। हाँ, पूरा पूर्वांचल में घटा है। तो बैकलॉग पूरा कर रहे हैं या फिर हाँ, बैकलॉग भी कह सकते हैं शायद कि, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगले 10 सालों बाद मैं उस समाज की कहानी लिखने लगूंगा, जब मैं उस समाज में और गहरे से हो सकूंगा, क्योंकि उस समाज की जो संगतियां, विद्रूप हैं, जब मैं वो बहुत समझने लगूंगा तब मैं लिख पाऊंगा। तो अभी मेरे पास वो पुराना समाज है, मैं उसको ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में लिखता हूँ। अच्छा, आते हैं, लौटते हैं उपन्यास की तरफ, और नीचे वाली लाइन उस पर भी बात जरूरी है। शहर, मठ और विश्वविद्यालय। देखिए, ये लिखते ही आप अमरपुर का थोड़ा सा कोडिंग खोल देते हैं, कम से कम हमारे जैसे लोगों के लिए, जिन्होंने शहर, मठ और विश्वविद्यालय का अपना एक रिश्ता गोरखपुर में देखा है। ये कोई बताने वाली बात नहीं है। और मजेदार बात यह कि एक ही नहीं, कई मठ हुआ करते थे। बाहर वालों को लगता है गोरखनाथ मठ की बात हो रही है, लेकिन तिवारी जी का मठ था, शाही जी का मठ था, और ये एक मठ था। और विश्वविद्यालय के छात्रों को छोड़ दीजिए, टीचर्स के भी मठ हुआ करते थे। कोई तिवारी जी के हाथे पे बैठते थे, कोई शाही जी के यहाँ बैठते थे, और कोई अवैधनाथ जी के यहाँ जाकर, जो है, जब मैं था तो अवैधनाथ जी थे, आदित्य उसके बाद आए हैं,
तो वहां जाके देते थे। तो और एक अजीब सा रिश्ता बनता था चुनाव से लेके, चुनाव का भी जिक्र है, इस पर भी हाँ। बात करेंगे। एक अजीब सा रिश्ता बनता था शहर को लेके। गोरखपुर को अपने आप में कहा गया कि एक कह सकते हैं महानगर है, हम्म, लेकिन उसमें एक कस्बा भी जिंदा रहा, और बिल्कुल। मजेदार बात यह है कि गांव भी लगातार गाँव भी। जिंदा रहा। सिर्फ कस्बा रहता तो भी समझ में जी। आता कि अभी अभी तो कस्बे से बदला है। हम्म, तो गोरखपुर शहर में आपकी पढ़ाई हुई और देवरिया में आप रहे, तो उस गांव, कस्बे और शहर सबको आप बड़े कायदे से पहचानते हैं। हम्म। कुछ था जो आपको लगातार विवश कर रहा था उस पर उपन्यास लिखने के लिए? अम, नहीं, गोरखपुर अपने आप में बहुत नाटकीय शहर है, और मुझे वाकई आश्चर्य होता है कि इस शहर पे इतने कम उपन्यास क्यों हैं। जो लोग नहीं जानते हो, अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन है, दलित पॉपुलेशन है, सिख अच्छे खासे हैं वहां पर, हाँ। और दिल्ली की तरह वहां भी मतलब बहुत वीआईपी एरिया भी आपको बिल्कुल। मिल जाएगी, और इतना पिछड़ा हुआ इलाका मिल जाएगा कि लगेगा अरे गोरखपुर में ये है। अभी नए डेवलपमेंट्स भी हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन सी चीजें थी आपको जो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आई जिस पर हम बात करेंगे अभी। मुझे लगता है कि असल में एक तो ये कहानी गोरखपुर की नहीं है, हाँ उसके बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, बिल्कुल। और उसका सिर्फ एक कारण है कि मैं बल्कि मुझे लगा कि बेस गोरखपुर है, जिसमें आपने बहुत सारे और शहरों को और अनुभवों को मिला दिया है। हाँ, क्योंकि मैं पला बड़ा हूँ उस इलाके में हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं सब कुछ हवा में नहीं सोच सकता हूँ। तो वो बात करते वक्त चीज़ें वही आती हैं। कहानी गोरखपुर की नहीं है इसलिए क्योंकि जैसे इस कहानी में कबीर मठ है। अब गोरखपुर में या मेरे ख्याल से पूर्वांचल में इलाहाबाद के पहले, बनारस के पहले कोई बड़ा कबीर मठ नहीं है। पहला बड़ा कबीर मठ आपको बनारस मिलेगा, फिर इलाहाबाद में मिलेगा। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान देखा, कबीर पढ़ते हुए, पीएचडी लिखते हुए, कि कबीर के पदों का भयानक ढंग से दुरुपयोग किया जा सकता है और किया जाता रहा है। उस पर हम बात करेंगे। हाँ, हाँ। तो इस मठ में वो कबीर मठ है। तो ये जो मठ है, जो सबने कहा कि बहुत सारे मठ है, लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसा कोई गोरखपुर कोई इकलौता शहर नहीं है जहाँ ये राजनीति चल रही है, मठ और शहर की और विश्वविद्यालय की। ऐसे और बहुत सारी जगह हैं। तो उन सबों का एक प्रतीक हम कह सकते हैं कि अमरपुर वो बन सकता है, कि जो शायद गोरखपुर की कहानी भी हो सकती है, बिल्कुल वो शायद कहानी इलाहाबाद की भी हो सकती है, शायद वो बनारस की भी हो सकती है। तो मठ जहाँ जहाँ शक्ति के केंद्र है, एक पैरेलल सेंटर ऑफ पावर बना हुआ है, और विश्वविद्यालय उसमें कैसे डील कर रहे हैं, शहर उनके बीच कैसे फंसा हुआ है। तो ये कहानी उन संबंधों की है। तो और वो मुझे लगता है कि उत्तर भारत के लगभग हर तीसरे शहर में संभव है। तो इस लिहाज से कहानी गोरखपुर की है, लेकिन गोरखपुर की नहीं है। छात्र राजनीति को जिस तरह से आपने देखा है, जैसे मैं इसमें एक छोटा सा पैरा पढ़ रहा हूँ। सूबा ऐसा था कि हर नेता के अलग अलग शौक थे। एक ब्राह्मण विधायक सिर्फ ब्राह्मण लड़कियों का यौन शोषण करता था, क्योंकि उसका मानना था कि ब्राह्मण बीज ब्राह्मण गर्भ में ही जाना चाहिए, अन्यथा वर्ण संकर धर्म का नाश कर देंगे। वो इन दिनों लखनऊ की एक हिंदी कवियत्री से श्रृंगार रस की दीक्षा ले रहे थे। एक दलित विधायक थे, वो सिर्फ ब्राह्मण लड़कियों के साथ सोते थे, पर उनका मानना था कि वो सदियों के शोषण का बदला ले रहे हैं। ऐसे ही आपने तमाम सारा लिया हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें एक बड़े नेता जो हमारे गोरखपुर के पास के रहे हैं, बाद में जेल वेल भी गए, उनका भी मुझे इसमें शक्ल दिखाई दी। हाँ, झलक दिखाई दी। और यही खूबी है आपके उपन्यास की कि कोई नहीं है और सब है। ये बड़ी एक खूबी होती है कि जो कैरेक्टर आप क्रिएट करें उसमें कोई ना हो और सब हो। दूसरी तरफ छात्र राजनीति को लगातार खत्म करने की भी बात चल रही है। एक तरफ ये छात्र राजनीति का भ्रष्टाचार है जो हमने आपने देखा है, और दूसरी तरफ छात्र राजनीति को एकदम खत्म करने की बात चल रही है। आप खुद शिक्षक हैं और आपने जेएनयू में पढ़ाई की है, कई सारे यूनिवर्सिटीज में आपने पढ़ाया है। ये जो छात्र राजनीति इस तरह से भ्रष्ट हुई, और क्योंकि इसके बाद हम बात करेंगे उन दो लड़कियों पर जो आती हैं और अपना पैर जमाने की, और जिस तरह से वो, उस पर हम बात करेंगे। छात्र राजनीति जिस तरह से भ्रष्ट हुई, उसमें सांप्रदायिकता से लेके सारी चीजें घुसी, और उसका नुकसान ये हुआ कि जिस छात्र राजनीति से कभी हमें बहुत शानदार नेता मिलते थे, वो लगभग खत्म हो चुकी है। चुनाव नहीं हो रहे हैं और अब छात्र भी नहीं कहते हैं चुनाव कराओ। ये पूरा प्रोसेस कैसे हमारी राजनीति से जुड़ा हुआ था, और ये जो मठ हैं अलग अलग, कैसे इन्होंने छात्र राजनीति को या यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो अपना रिक्रूटमेंट सेंटर बना के रख दिया, या आप ये कह लें कि उनकी जो पॉलिटिक्स थी उसकी छोटी पॉलिटिक्स वहाँ की। बिल्कुल, ये आपकी चिंता में दिखाई देता है यहाँ पर। कोई खास वजह या तो ये सवाल बेकार है, कोई खास वजह? दरअसल मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाह रहा हूँ। असल में आप वो बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो छात्र राजनीति खत्म हुई विश्वविद्यालयों से, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बाकी जगहों पे, उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये हुआ है कि एक, जैसे आपका जो शीर्षक दिया है वही मैं शीर्षक ही ढूंढ रहा था, विश्वविद्यालय और एक पाव लोकतंत्र। हाँ। विश्व नहीं, विश्वविद्यालय और एक पाव लोकतंत्र। इस पर मैं आपकी एकदम अलग से टिप्पणी चाह रहा था, क्योंकि ये बहुत मजेदार चैप्टर है, ये थ्योरी का चैप्टर भी हो सकता था। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि छात्र राजनीति जो खत्म हुई, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि एक सजग अच्छा नागरिक कैसे बनेंगे हम,
उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है। तो अब क्या है कि जब आप विश्वविद्यालय में जाते हैं तो आप कोई भी विषय पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ें, इतिहास पढ़ें, भूगोल पढ़ें, वगैरह वगैरह, और आप उसमें दक्ष होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि 18 साल की उम्र के बाद संविधान आपको वोट डालने का अधिकार देता है। आप किसी को कैसे वोट डालेंगे? क्या उस पार्टी की विचारधारा देखकर, विदेश नीति देखकर, या सिर्फ जाति देखकर या धर्म देख करके? और उसमें कोई बुराई नहीं है, वो आपका चुनाव है, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन है कि मैं इस बेसिस पे किसी को वोट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सारे ऑप्शंस देख लिए हैं। ये मेरा इन्फॉर्म्ड डिसीजन है। छात्र राजनीति खत्म होने का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि जो चीज़ देश को चलाती है वोट देना, उसकी हमारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। क्या किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा कार्यक्रम चलाया जा रहा है देश भर में या विदेशों में जहाँ पे हम बोले कि हम आपको नागरिक बनाएंगे, हम आपको ये सिखाएंगे, समझाएंगे कि किसी पार्टी, जो भी पार्टी आपको अच्छी लगती है, उसको क्यों वोट दें, कैसे वोट दें? इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो छात्र राजनीति खत्म होने एक सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये हुआ कि राजनीति जो है, जो छात्र राजनीति है, वो बाहर की तरह ही करप्ट होने लगी, उसमें हिंसा आ गई। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमारा समाज वैसा हो रहा है और छात्र राजनीति जो है वो समाज से अलग नहीं है, वो वैसे ही होगी। सवाल ये है कि जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं, वो चाहे जिस भी पार्टी के हों, अध्यापक हों, क्या हम एक ऐसा माहौल खड़ा कर पा रहे हैं जहाँ पे लोग वाद विवाद कर सके, जहाँ पे डिबेट और डिस्कशंस हो सकें और किसी को ये डर न लगे? छोड़िए, टीचर समय से पैदा कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वो जो टीचर आ रहे हैं वो भी उसी परंपरा से आ रहे हैं। तो जब तक आप एक खुला माहौल नहीं खड़ा करेंगे तब तक नहीं होगा। और मैं इस किताब में इस बात को थोड़ा लेमन भी कर रहा हूँ, विलाप भी कर रहा हूँ कि हमारी छात्र राजनीति ऐसे क्यों हो गई है। और जो आपने जो शीर्षक का जिक्र किया, विश्वविद्यालय, वो यही है कि वो विश्वविद्यालय होना था लेकिन वो विश्वविद्यालय बन गए, वो पॉलियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे सब कुछ गलत चल रहा है। आप जो कुछ भी पढ़ लिख रहे हैं उसमें कोई तार्किकता नहीं है, कोई संवाद नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई बहस नहीं है। और बिना बहस के, बिना सवाल के, बिना बातचीत के हम कैसे कुछ भी करेंगे? तो समस्या वहाँ है मेरे ख्याल एक मजेदार सवाल जब सूझ गया मुझे, हालांकि हाँ। आप उस उपन्यास से उसका लेना देना है भी और नहीं भी लेना देना है। हमारे यहाँ कोर्स बदले जा रहे हैं, सिर्फ नाम तो बदले नहीं जा रहे बिल्कुल हैं। ठीक बात है। मुगलों की हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, हाँ। या फला चीज नहीं फला चीज पढ़ाएंगे, नहीं कल को कोई कह देगा रसखान को नहीं पढ़ाएंगे, परसों कोई कह देगा कि मीरा को जो है वो ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। है, मीरा को लेके भी शिकायतें हैं ही लोगों की कि भाई कैसे एक महिला ऐसे घूम सकती थी और सब कुछ हो सकती थी, मीरा नाम नहीं रखा जाता है। जिस तरह से कोर्स बदले जा रहे हैं, आप एक विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और तमाम विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते रहते हैं, सेमिनार्स में और बाकी सब में। कई बार मेरे मन में ये सवाल उठता है कि मान लीजिए इतिहास का कोई विद्यार्थी यहाँ से पढ़ता है और ऐसा समय आ जाता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक उसको, या ग्रेजुएशन तक उसको ये नहीं पता है कि मुगल पीरियड में क्या हुआ। मुगल पीरियड के बारे में रेफरेंस दे के हल्का सा निकल जाते हैं या बात ही नहीं करते हैं। वो कल को ऑक्सफोर्ड जाएगा, वो कल को कैम्ब्रिज जाएगा, वो कल को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाएगा, वो आपकी आर्हुस यूनिवर्सिटी में जाएगा, कहीं और जाएगा हिस्ट्री में आगे का कोर्स करने। हाँ। क्या हाल होगा? ये जो कोर्स बदल रहे हैं वो यहाँ तक के लिए तो ठीक है। बिल्कुल। और सही बात है कि दुनिया के विश्वविद्यालयों में फिर आप आज तक आगे क्यों हैं? अभी आज की तारीख में जो भारतीय छात्र हार्वर्ड जा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं, बाकी जगह जा रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर, प्रदर्शन कर, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ हमारी पुरानी जो हमारी पद्धति वो है कि आपको बहुत डिटेल में एक चीज पता है और आपको और बहुत सारी चीजें पता है। तो एक स्पेशलाइजेशन और बहुत सारा कुछ पता है। तो अगर आप इतिहास के हैं तो मे बी कि आप एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन आपको मेडाइवल और मॉडर्न भी आता है। तो अगर यही खत्म करना शुरू करेंगे तो जो हमारी बढ़त है दुनिया के अकादमिक समाज में बिल्कुल खत्म होगी। और ये बात मतलब लोगों को सोचनी चाहिए। दूसरी बात मुझे लगती है भारत के संदर्भ में कि यहाँ पे जब ये जो कोर्स बनाने की चीज़ें आती हैं, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में हमें थोड़ा सीखना चाहिए यूरोप और अमेरिका के विश्वविद्यालयों से। जैसे कि मेरे विश्वविद्यालय में मैं अपना सिलेबस खुद बनाता हूँ जो मैं हर दूसरे साल चेंज कर देता हूँ। तो आप अध्यापकों को वो छूट दीजिए कि वो अपना सिलेबस खुद तय कर सकें। लेकिन ये तब होगा ना जब अध्यापक पार्टी के लिए काम नहीं करेगा। यहाँ तो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक अध्यापक है जो रोज टीवी चैनल पर आकर भाजपा के लिए बैटिंग करता है। हाँ। कोई दूसरा हो सकता है कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहा हो। बिल्कुल। तो फिर वो सिलेबस भी तो वैसे ही बनाएंगे। लेकिन वो ठीक है, फिर उस पर छात्रों का ऐतराज होगा, फिर उस पर आप कंप्लेंट कीजिए, कमेटी बैठे, फिर ये सब उसके आप सेफगार्ड्स बनाइए। क्योंकि अगर आप सेंट्रली कोई बैठ करके बना रहा है तो आप कितना सिलेबस बना लेंगे? फिर क्या वो सिलेबस चेंज होने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या कि सिलेबस चेंज किस वजह से हो रहा है? क्या उसका पॉलिटिकल मोटिव है या मोटिव ये है कि हम एक सेमेस्टर में या एक कोर्स में या एक साल में सब कुछ नहीं पढ़ा सकते हैं, तो कुछ चीज़ें इस साल पढ़ाएं, कुछ साल अगले पढ़ा दी। तो वो हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा कि वो उसका उद्देश्य क्या है। इस उपन्यास की एक और खूबी है और वो मजेदार खूबी है कि इसका कोई नायक नहीं है।
मतलब अगर कहना ही हो कि इसके नायक कौन है या इसकी नायिका कौन है, तो आप यामिनी और जो एक और कैरेक्टर है उसको मुग्धा। आप ले सकते हैं, यामिनी और मुग्धा को आप ले सकते हैं। और कई बार मुझे लगा कि उन कैरेक्टर्स में आपने बहुत एक्सपेरिमेंट कर दिया है। दलित भी हैं, उसमें क्या कहते हैं आपने, लेस्बियन भी है उसको, और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा, यामिनी कम से कम पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा जागृत भी है, और भी टैलेंट्स डाल दिए हैं। ये दो कैरेक्टर्स कहाँ से आए और इन दो कैरेक्टर्स से आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि जब मैं लिख रहा था मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा था ऑनेस्टली, लेकिन अब लिखने के बाद जब ये सवाल आपने पूछा और कुछ एक दूसरे ने और कहा, तो मैंने एक बार ठहर के सोचा कि ये कहाँ से आया है। तो मुझे ये लगा कि शायद ये आया है कबीर से, क्योंकि मेरी पीएचडी कबीर पे है। तो कबीर को पढ़ते वक्त हमें हमेशा आश्चर्य लगता है कि यार ये आदमी कौन है। बनारस में जो एक मुसलमान जुलाहे घर में पैदा हुआ है, उसको जो युग की चीज़ें हैं कि सहस्त्रयार और इत्यादि वो सब पता है। वो आदमी उसके बारे में कविताएं लिख रहा है। उस आदमी को फिलोसफी की अच्छी जानकारी, क्योंकि वो अपनी कविता में व्यंग लिख रहा है। साथ में वो कपड़ा भी बुन रहा है, और वो कपड़ा बुनने के जो ताने बाने के जो प्रतिमान है वो अपनी कविता में ला रहा है। तो आज हमको आश्चर्य लगता है कि यार एक ही आदमी को सब कुछ कैसे पता है। तो मुझे लगता है कि शायद वो कहीं सब कॉन्शियस में वो ब्रीफ रही होगी कि है एक लड़की लेस्बियन है, ठीक है, कविता लिखती है, बिल्कुल ठीक बात है, किसी कारण से राजनीति में चली जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये कबीर के साथ भी है, और ये हम लोग के साथ भी है ना, कि हम लोग थोड़ा थोड़ा सब कुछ हैं। हम लोग मतलब ऐसा नहीं कि राजनीति में दिलचस्पी है तो सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ कविता भी पढ़ रहे हैं, कुछ और काम भी कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ है। तो मेरे ख्याल से ये सायास नहीं किया गया कि मुझे कोई ऐसा, या फिर लड़कों से उम्मीद खत्म हो गई? ऐसा नहीं था कि लड़कों से उम्मीद खत्म हो गई है। मुझे लगता है कि वो कहानी ही इस ढंग से आई कि वो पात्र ही मेरे दिमाग में लड़की की तरह आया। तो ऐसा नहीं था कि लड़के की तरह आया था और मैंने बाद में बहुत बैठ करके, जिसको हम कहते हैं कि एक नहीं, वो लड़का तो हो ही नहीं सकता था। वो कैरेक्टर जिस तरह का है, जो उसके संघर्ष है, वो लड़के के संघर्ष हो ही नहीं सकते थे, वो तो अलग मामला है। लेकिन पूरे उपन्यास में मुझे एक भी ऐसा लड़का कैरेक्टर नहीं मिला जिससे कहीं मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद जगे। अगर पॉजिटिव थोड़ा बहुत है तो भी ज्यादातर तो जो है वो है ही। रवि पासवान कैरेक्टर है इसमें, आप देख सकते, रवि पासवान एक कैरेक्टर है, रवि पासवान कैरेक्टर है, ठीक है, तो लेकिन उसके अलावा आप सोचिए, उसके अलावा कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं मिला है। क्योंकि शायद मुझे लगता है कि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और मुश्किल कर देता हूं कि भाजपा की जो राजनीति रही है, आरएसएस की जो राजनीति रही है, जिस तरह का कट्टरपंथ आया है, ऐसा नहीं कि जातिवाद नहीं था, जब हम पढ़ते थे तो भी जातिवाद था और तो भी था। लेकिन क्या इस राजनीति ने सो कॉल्ड अपने आप को जो अपर कास्ट कहने वाले हैं, जिनको लगता है कि वो अपर कास्ट हैं सो कॉल्ड, उनके लिए ये संभावनाओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया बेहतर मनुष्य बनने की? शायद हाँ और शायद ना, क्योंकि मतलब मनुष्यता में मेरा अगाध विश्वास है। उपन्यास का नहीं है ना इसलिए। तो मुझे लगा कि शायद एक दिन बदलेगी। हाँ, इसमें आप लिखना पे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि क्यों इस उपन्यास में एक भी एक को छोड़ करके कोई ऐसा पुरुष पात्र क्यों नहीं है जो अच्छा हो, सभ्य हो वगैरह इत्यादि इत्यादि। मुझे लगता है कि मैं चूंकि जिस इलाके से आया हूँ और जहाँ पर मैं पला बड़ा हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ें वही हैं जो मैंने अपने आसपास देखी हैं। और कई बार ये होता था कि मैं ज़्यादातर जिन लोगों को देख रहा हूँ कि अपने तमाम प्रगतिशीलता के आवरण के बावजूद वो घर के अंदर कैसे, वो मुझे पता है। तो शायद इसलिए मैं ईमानदारी से लिख पा रहा हूँ कि वो लोग ऐसे ही हैं, और उसमें बैलेंस करने के लिए, पोएटिक जस्टिस के लिए कि नहीं एक कैरेक्टर यहाँ से एक कैरेक्टर वहाँ से बैलेंस किया जाए, उसकी ज़रूरत मुझे नहीं लगी। मुझे लगा कि जो है वैसा है, मैं वैसा लिख देता हूँ, और ऐसी ही है दुनिया। और इसीलिए मैं उन पात्रों के बारे में ज़्यादा साफगोई और ईमानदारी से लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनको देखा हुआ है। बाकी किसी के बारे में लिखता तो शायद कुछ गेस करना पड़ता, सेकेंडरी सोर्सेज देखने पड़ते। तो मेरा प्राथमिक अनुभव अपने जीवन का है। रवि पासवान के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। रवि पासवान, बल्कि इन दोनों कैरेक्टर्स के साथ रवि पासवान, तीनों कैरेक्टर्स के बारे में बताइए, क्योंकि कैरेक्टर्स से उपन्यास बनता है और ये 3 कैरेक्टर आपके यहाँ पॉजिटिव है। तो यामिनी है, कुमारी यामिनी, जो हिंदी में कविताएं लिखती है, और उसकी दोस्त और प्रेमिका बाद में मुग्धा है। यामिनी एक लोकल पकड़ के जाती, किसी शहर से बाद में शिफ्ट हो जाती है जहाँ पे ये कैंपस है, और अचानक एक घटनाक्रम में उसे चुनाव नहीं लड़ना होता है, लेकिन उसे चुनाव लड़ना होता है। तो उसी विश्वविद्यालय में, जहाँ तक कल तक वो बहुत मशहूर है, लोग उसको बहुत प्यार करते हैं कि इतनी अच्छी कविताएं लिखती है, मंच पर इतनी अच्छी कविताएं पढ़ती है। जब वो इलेक्शन का फॉर्म भर रही होती है तो उसमें लिखा होता है चिंटू कुमारी, जाति अनुसूचित जनजाति, पिता का नाम कुदई मुसहर। और तब अचानक
पहले यूनिवर्सिटी को मालूम चलता है कि असल में कुमारी यामिनी का नाम चिंटू कुमारी है। और वो जो नाम बदलने की राजनीति है जो किताब के मुख्य पृष्ठ पे, उसका एक दूसरा फलक यहाँ पे आता है कि अचानक जो लड़की कुमारी यामिनी थी रातों रात वो चिंटू कुमारी हो जाती है, उसका ऑफिशियल नाम है वो। और अचानक पूरे शहर को मालूम चलता है कि वो बंचरा की मुसहर है, जो एक छोटा गांव है, और उसके तरफ जो पूरे शहर का रुख था वो रातों रात बदल जाता है। और ऐसा होता देखा है मैंने कि आप किसी से बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, अचानक जाति बीच में आ जाती है और आपका व्यवहार अचानक असहज हो जाता है। बिल्कुल। तो वो सब कुछ देखी हुई चीज़ें हैं। तो एक तो वो यामिनी का कैरेक्टर है। मुग्धा का कैरेक्टर मुझे लगता है कि थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है कुछ मामलों में, क्योंकि वो शुरू में बहुत ब्रेव दिखती है, बहुत बहादुर दिखती है, लेकिन बाद में उतनी बहादुर नहीं दिखती है। कुछ पाठकों ने शिकायत भी की कि ये हमें बहुत एब्रप्ट लग रहा है, ऐसा तो नहीं होता ज़िंदगी में। मैंने कहा कि ऐसा होता है पूर्वांचल के इलाकों में, कि आप बहुत बहादुर होते हैं, आप सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक जब आपका परिवार आप पे हावी होना शुरू होता है और इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, तो आप रातों रात बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। और वो इमोशनल ब्लैकमेल जो परिवार का है, वो खास तौर पर अगर आप लड़की हैं तो वो आपके लिए दुगनी तुगनी चीज़ होती है। बिल्कुल। और रवि पासवान मेरे लिए वो कैरेक्टर है जो यामिनी का दोस्त है, और वो बात बात में यामिनी को समाज का सच दिखाता रहता है। जैसे इसमें उनका पोएटिक भ्रम जो है वो उनका पोएटिक भ्रम तोड़ता रहता है, वो हमेशा वो मारता रहता है हथौड़ा कि आप जो है कविता की दुनिया में हैं और दुनिया से नहीं चलती है। और वो एक जगह कहीं पे कहता भी है कि आप अभी भी हिंदी साहित्य की दुनिया में उससे बाहर निकलिए। वो पंत कह गए ना कि आहा ग्राम जीवन भी क्या जीवन है। तो बोलता है आपको लगता है कि गाँव का जीवन ऐसा होता है, और हो सकता है कि पंत जी के लिए हो क्योंकि वो पंत जी थे, हमारे लिए गाँव का जीवन वैसा नहीं है। तो वो यामिनी को खींच के बाहर भी लाता है उस जो हिंदी कविता की दुनिया है उससे। तो ये 3 पात्र हैं मुख्य जो। और चुनाव के माध्यम से कहीं ना कहीं आपने अम्बेडकरवादी जो पूरी राजनीति है, जो चुनावी राजनीतिक, मतलब अम्बेडकर वाली राजनीति को हमेशा 2 तरीके से समझना होगा। एक तो जो सैद्धांतिक लड़ाई लड़ने वाले, जमीन पर लड़ाई लड़ने वाले कार्यकर्ता हैं जो बेहद ईमानदार और कर्मठ लोग हैं, और दूसरी तरफ वो पॉलिटिक्स में आती है, जब वो चुनावी राजनीति में जाती है, जब उसमें हर उस तरह की गिरावट देखी जाती है जो बाकी पार्टियों में है। तो उसको भी आपने लपेटे में अपने तरीके से लिया है। हाँ, कुछ उस बारे में लिखा है। असल में मेरे दिमाग में ये भी था कि जो लोग राजनीति में जाते हैं, स्पेशली छात्र राजनीति में, ये एक भ्रम बना हुआ है कि वो पेशेवर व्यक्ति है, कि जो राजनीति में गया है वो राजनीति ही करेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। जबकि ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात है कि आप हो सकता है कि बहुत बेमन से छात्र राजनीति में गए हुए हों, लेकिन आपकी सोच बिल्कुल अलग हो, आप किसी एंटी पॉलिटिक्स ना करना चाह रहे हो, लेकिन हो सकता है कि समाज चाह रहा हो। तो वो जो सारे सवाल हैं जो भ्रम के हैं, दुचिते के हैं, वो सारे सवाल इस किताब में, और यामिनी उससे बार बार टकराती भी है, और उसमें रवि उसकी हेल्प करता है कि आप थोड़ा से बाहर निकलिए। तो एक तो वो चीज़ है, और दूसरा ये है कि इस पूरे चुनावी चक्र में ये भी देखना होगा कि क्या हम बतौर पाठक या बतौर नागरिक क्या अपने नेताओं से कुछ सुपर ह्यूमन होने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, कि हमारा नेता कभी थकेगा नहीं, हमारा नेता कभी आराम नहीं करेगा, हमारा नेता सब कुछ जानता है, वगैरह वगैरह। तो कुछ उम्मीदों की बात भी है उसमें। दरअसल इस उपन्यास से मेरी दिक्कत एक और भी है। दिक्कत क्या है, मतलब जो मैं जूझता हूँ उपन्यासों के साथ, ये उपन्यास खत्म नहीं होता। हाँ। मुग्धा एक खत लिखती है और उस खत पे भी आपसे बात करेंगे। सुसाइड नोट कह लीजिए, खत लिखी है वो जो भेजती है यामिनी को, और एक खबर छपती है कि हृदयाघात से, और कमेंट आता है लेखक का कि सवर्ण छात्राओं की मृत्यु ऐसे ही हुआ करती थी टाइप का। ये उपन्यास खत्म नहीं हुआ है, कहीं पहुंचा नहीं है। ये उपन्यास यात्रा ही है। ऐसा लगता है कि झटका लगा एक और रुक गया, और जिंदगी ऐसे रुकती नहीं है। आगे कुछ प्लान है? तो हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये कहानी ख़त्म नहीं होती है। यामिनी की क्योंकि वो यात्रा शुरू हुई है, तो मेरे दिमाग में है कि ये यात्रा का एक पड़ाव था उसके जीवन का। फिर उसका जीवन यामिनी का और आगे कहाँ जाएगा और क्या चीज़ें होंगी, उसको लेकर के मैं एक दूसरा इसका एक चैप्टर या सीक्वल जैसा कुछ लिखने के प्रयास में हूँ, उम्मीद में हूँ। और हाँ, इस बार इतना आलस नहीं करूँगा, कोशिश करूँगी जल्दी। हाँ, सीक्वल तो साल भर में आ जाना चाहिए। सीक्वल अगर 5 साल में आएगा तो लोग भूल जाएंगे। हाँ, इस उपन्यास को तो प्रयास करूँगा। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो कहानी खत्म नहीं होती, लगता है कि कुछ रह गया, कुछ अटका हुआ है। कबीर पे आपका रिसर्च है, आप कई बार बता चुके हैं, और कितना अच्छा लगता है कि आप जिस पे रिसर्च करें उसको इतना प्यार करें कि बातचीत में ही 2-3 बार आ जाए कि कबीर पर मेरा काम है। और आपने इस उपन्यास में भी ये चीज़ कही, और अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि कबीर के दोहे जो हैं ग्रंथावली से लिए गए, बिल्कुल सही हैं, लेकिन अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। मैं जो पहला कॉलम मैंने जिंदगी में लिखा है उसका नाम था अर्थ अनर्थ। तो अर्थ का अनर्थ कर दिया है।
कुछ उदाहरण पाठकों को सुना दीजिए। अच्छा, आप देखिए, जैसे मैं बताऊं कि महाभारत में जो वो एक है जो बार बार कहा जाता है कि जिसमें अहिंसा की सारी बात है और उस श्लोक को पलट दिया जाता है, उस पर बहुत बात कर चुका हूँ। तो ये हमारा समय ऐसा है कि किसी को भी आप कोट कर सकते हैं, कुछ गुलजार से कहलवा दीजिए, कुछ गालिब से कहलवा दीजिए। अभी मैं पढ़ रहा था, आप हंसेंगे, आपने शायद नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ट्विटर पे वो था। चार्ल्स बुकोवस्की को आप जानते हैं, हम सब लोगों का प्रिय कवि है। उससे कहलवा दिया गया कि रिजर्वेशन से प्रतिभाएं नष्ट होती हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, मतलब अगर लोगों को पता चले कि चार्ल्स बुकोवस्की कौन था, शराबी था, आवारा था, क्या क्या नहीं था, मतलब जितने आपको दुष्कर्म लगते हैं वो सब कर चुका था, लेकिन अराजक कवि, शानदार कवि था। और उससे एक आपने दिलवा दिया कि आरक्षण प्रतिभा को नष्ट कर देता है। तो ये तो जब चार्ल्स बुकोवस्की के साथ हो सकता है, तो कबीर के साथ कैसे हुआ है, बताइए थोड़ा सा। असल में क्या है कि मैंने अपने ठीक कहा, और जैसा आप कह रहे हैं, हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो कबीर के दोहे मैंने या कुछ पद इनका लिया, वो सब प्रामाणिक एकेडमिक सोर्सेस से। और प्रामाणिक में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा काम उन चीज़ों पे। असल में क्या है कि हम आजकल जिस समाज में रह रहे हैं, हालांकि ये मतलब ये कहानी इस समय की नहीं है, कहानी 10 साल पुरानी है, लेकिन हम जिस समझ में रह रहे हैं कि हमें लगता है कि आप कुछ भी बात कहिए, उसको मैं संदर्भ से काट करके अपने लिए अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकता हूँ। तो वो थोड़ा कमेंट उस पर भी। अब जैसे कि इसमें एक जिक्र है कि कबीर का एक पद है, नारी कुंड नरक की बिरला पगड़े बाग। अब इस दोहे को लेकर के तमाम सारी व्याख्याएं हिंदी एकेडमिक्स में कि क्यों ऐसा हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि योग की तरफ है, उसमें मतलब माया का प्रतीक है, आदि आदि आदि। कुछ लोग, अब उसमें बहुत सारे काम भी हैं, खैर वो अलग एकेडमिक दुनिया की बात है। लेकिन कबीर वो बात एक खास एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, या तो योग का होगा या फिर योग का नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि जो कबीर मठ के योगी जी हैं, जो प्रधान हैं, उनको ये बात बहुत नागवार गुजरती है कि कुमारी यामिनी जैसे एक लड़की जो है, ये जो पुरुषों भरा समाज है जहाँ पे हमेशा लड़के चुनाव लड़ते हैं, वहाँ ये लड़की चुनाव लड़ रही है। और एक तो लड़की है, दूसरे वो दलित है। तो वो कुछ नहीं कहते हैं, बोलते हैं कि हाँ नारी कुंड न रखी। और पूरे मठ को मालूम चलता है कि अब ये जो महिला है, इसकी बाग पकड़नी पड़ेगी, इसको रोकना पड़ेगा। तो आप पदों को कैसे कुपाठ कर रहे हैं। और ये घटना दुर्घटना जब कबीर जैसे कवि के साथ हो सकती है, तो बाकी किसी के साथ भी हो सकती है। तो वो थोड़ा ये दिखाना भी है कि हम किस तरह के समय में जी रहे हैं कि जहाँ पे आपका कहा गया संदर्भ से कट करके उसका बिल्कुल अलग मतलब निकल सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जब कोई किताब राहुल गांधी का आलू सोना इतने दिनों तक चलता रहा। कहा मोदी जी ने था, कोट राहुल कर रहे थे, उनके नाम से चला दिया गया। तो अब तो 10 सेकंड वाले उससे 10 सेकंड वाले वीडियो से लेके और श्लोकों के अर्थ, और श्लोक में आप अर्धाली ले लेते हैं और दूसरा वाला अर्धाली बदल देते हैं। क्या क्या खेल हो रहा है पता नहीं। और अगर आप प्रमाणिक पद भी लें, और अब तो एआई आ गया। हाँ, मैं तो खुद मतलब कि आप तो प्रमाणिक पद लेकर तो सदुपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये है कि वो जो अर्थ का अनर्थ हो रहा है, जो दुरुपयोग हो रहा है अर्थ का, वो पोस्ट ट्रुथ समय हम जब हमने रहना शुरू कर दिया, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत है इसमें। तो एक छोटा सा हिस्सा जो भी हमारे पाठकों के लिए आप पढ़ना चाहें। ठीक है। तो ये एक चैप्टर है, इसका नाम है कहे कबीर सुनो रे संतो। प्रदेश में उन दिनों जगहों के नाम बदलने की प्रतियोगिता चल रही थी। एक सरकार आती तो एक नाम रखती, तो दूसरी सरकार दूसरा नाम। शहर के बाशिंदे जगहों को उनके पुराने नामों से पुकारते रहते। चिट्ठियां पुराने नाम वाले पतों पर पहुंचती रहती, और बस किसी सरकारी विभाग में किसी फाइल के पन्ने बढ़ते रहते। नई चीजें बनाने की फुर्सत किसी सरकार के पास न थी। नाम बदलते रहते और जगहें चुपचाप अपनी जगह बनी रहती, और कोई विरोध न करती। कुछ साल पहले एक बार बाबरी मस्जिद नाम की एक जगह ने विरोध किया था कि उसका नाम राम जन्मभूमि नहीं है और उसका नाम न बदला जाए। लोगों के एक बवंडर ने उस जगह को ही समतल कर डाला। जगहें जानती थीं कि बने रहने के लिए अच्छा यही है कि चुपचाप रहा जाए। बिल्कुल, बने रहने के लिए अच्छा यही है कि चुपचाप रहा जाए, और कुछ बदलने के लिए ज़रूरी ये है कि चुप बिल्कुल ना रहा जाए। ये उपन्यास उस चुप्पी के खिलाफ भी है। और ये उपन्यास कहीं ना कहीं से, मेरे लिए इस उपन्यास को शुरू से पढ़ना मुश्किल इसलिए रहा, मैंने कई बार पढ़ा इसको प्रिंट में पढ़ा, उसके पहले ऑनलाइन जब मेल पे आया तब पढ़ा, बल्कि इसके कई रूप पढ़े, इसमें एडिट्स हुए, वो भी मैं जानता हूँ। लेकिन मुश्किल ये है कि ये उपन्यास कहीं ना कहीं मुझे हमेशा लगता रहा कि ये मेरे अंदर बड़ी खलबली मचा रहा है, बार बार मुझे कुरेद रहा है, चीज़ों को जैसे मैं देख रहा हूँ कई बार उसको परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। और ये एक अच्छे उपन्यास की हमेशा खूबी होती है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, अचानक आपसे कहे यार नीचे देखो, पैर किस पे डाल रहे हो, जिसको तुम साफ जमीन समझ रहे हो वहाँ गंदगी पड़ी हुई है।
होता है ना कि हम गंदगी में रहते हैं तो बदबू की आदत पड़ जाती है। अगर आप किसी चीनी मिल के इलाके में रहे हैं तो वो चीनी मिल की जो बदबू आती है वो आपकी आदत में शामिल हो जाती है। लेकिन आप उस बदबू के लिए नहीं बने हैं। जब आप खुली हवा में जाते हैं तो अचानक आपको एहसास होता है, अरे वो जो नॉर्मल लग रहा था वो बदबू है। उसी नॉर्मल की बदबू को मैं ये कहूँगा कि बहुत पोएटिक तरीके से और बहुत नंगे तरीके से पेश करता है ये उपन्यास। इसीलिए बेगमपुर गलत है लेकिन फिर भी उसको कटना है, और जो नया नाम रखा जाना है अमरपुर, उसको ठहर नहीं पाना है, उसको बहते रहना है, उसको विकृत होते रहना है। मुझे लगता है कि ये उपन्यास छोटा-सा उपन्यास है, 150 पेज का उपन्यास है और बहुत सस्ता उपन्यास है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस उपन्यास को पढ़िए, गुनिए, और ख़ास तौर पे जो यंग लोग हैं, उनके लिए मैं चाहता हूँ कि इसको पढ़ते हुए थोड़ा समझने की कोशिश करें कि जो वो देख रहे हैं, वो कितना सीधा है और कितना टेढ़ा। बहुत शुक्रिया विवेक, बात करने के लिए बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपको भी, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी।